नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए अपनी जीएस बूस्टर सीरीज की इस कड़ी में एक और वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि श्वसन तंत्र यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में हम लोग एक और वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। तो आज हम इस रेस्पिरेटरी सिस्टम का सेकंड पार्ट करने वाले हैं। तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ जीवों के श्वसन अंग, यानी कि आपको एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा जीव किस तरीके से सांस लेता है ना, कौन सा रेस्पिरेटरी ऑर्गन किस ऑर्गेनिज्म के अंदर वर्क करता है सांस लेने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग मनुष्य, पक्षी, ठीक है, छिपकली, गाय, इन सबकी अगर बात करें तो आपके शरीर के अंदर जो मनुष्य, पक्षी, छिपकली और गाय जो होती है, जब ये रेस्पिरेशन करेंगी तो इनके पास पाए जाते हैं फेफड़े प्यारे दोस्त, यानी कि लंग्स। अच्छा, कभी भी आपको पूछे कि जो स्तनधारी होते हैं, कभी भी आपको पूछे कि जो मैमल्स होते हैं इनके अंदर जो रेस्पिरेशन होता है वो कैसे होता है, तो आप लोग बताते हो कि मैमल्स जो होंगे इनके अंदर रेस्पिरेशन की जो क्रिया होती है वो होती है फेफड़ों के जरिए। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग कि मछलियां, टेडपोल और झींगा ये कैसे सांस लेते हैं। मतलब ये पानी में रहते हैं और पानी में रहने वाले जीव जब भी सांस लेंगे तो वो गिल्स यानी गलफेडो या क्लोम के जरिए सांस लेते हैं। केंचुआ, जो आपको कभी भी पूछे, जो कि कई बार एग्जामिनेशन में आया है कि हाउ अर्थवॉर्म रेस्पायर, विच ऑर्गन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द रेस्पिरेशन इन अर्थवॉर्म। केंचुए में श्वसन के लिए उत्तरदायी अंग कौन सा होता है, तो हम बताते हैं कि त्वचा। इसकी नम त्वचा यानी मॉइस्ट स्किन से केंचुआ क्या करता है, सांस लेता है। साथ में जोक भी, जो कि एनेलिडा ग्रुप से बिलोंग करते हैं, ये आपको पता होगा। एक क्लास में आपको फाइलम पर भी जल्दी लेकर आऊंगी। अब देखो, कीट जैसे कि कॉकरोच और मक्खी, यानी आपको यहाँ पर ऑर्थ्रोपोडा करके पूछ सकता है कि जो ऑर्थ्रोपोडा वर्ग के जो जंतु होते हैं ये कैसे सांस लेते हैं। तो दोस्तों, जो ऑर्थ्रोपोडा संघ के जंतु होते हैं इनमें रेस्पिरेशन के लिए पाए जाते हैं, आप बताते हो, ट्रैकिया और स्पाइरिकल्स। यानी ट्रैकिया जो होती है ये कॉकरोच के अंदर मिलती है और दूसरे मक्खी, मच्छर, तितली, इनमें शरीर में छोटे छोटे होल, छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनको हम स्पाइरिकल्स कहते हैं। ठीक है, आगे आपको पूछे कि मेंढक कैसे सांस लेता है। तो देखो, मेंढक के लार्वे की जब हम लोग बात करते हैं, पॉइंट मैं आपको यहां बता देना चाहती हूं कि जब हम लोग टेडपोल की बात करते हैं तो टेडपोल होता है लार्वा ऑफ फ्रॉग, यानी मेंढक का लार्वा। तो मेंढक का लार्वा पानी में रहता है और पानी में रहने वाले ऑर्गेनिज्म हमेशा जब भी सांस लेते हैं तो वो गलफेडो से लेते हैं। ठीक है, लेकिन अडल्ट फ्रॉग की जब हम बात करते हैं, वयस्क मेंढक की जब बात करेंगे तो ये फेफड़ों से और अपनी गीली त्वचा से सांस लेता है। साथ ही यहां बता देना चाहती हूं कि कभी भी आपको वेल पूछे, वेल भी पानी में रहती है। कभी भी आपको डॉल्फिन पूछे, डॉल्फिन भी पानी में रहती है। ये कैसे रेस्पायर करती है, तो इनके पास लंग्स होते हैं हमारी तरह, इनके पास हमारी तरह फेफड़े होते हैं। तो ये फेफड़ों से सांस लेंगी, ये याद रखना, क्योंकि ये स्तनधारी यानी मैमल्स में आती हैं, ये आप लोगों के फिश वर्ग में नहीं आती हैं। साथ ही यहां से मैं बता देना चाहती हूं कि कुछ कीट जैसे कि आपकी स्पाइडर, मकड़ी और बिच्छू, ये कैसे सांस लेते हैं, तो इनके पास रेस्पिरेशन के लिए बुक लंग पाए जाते हैं, यानी कि किताबी फेफड़े। इनके फेफड़े किताब की तरह नजर आते हैं इस तरीके से। ठीक है, किताब की तरह इस तरीके से नजर आते हैं, तो उसी से ये क्या करते हैं, सांस लेते हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर चीजें जो है वो पूछी जा सकती हैं। चलते हैं, अब हम बात करते हैं कि मैम अगला जीव जो होगा वो कौन सा होगा। तो भाई अमीबा और पैरामीशियम ये कैसे सांस लेते हैं, तो इनके पास सांस लेने के लिए कोशिका झिल्ली पाई जाती है। जैसे कि हम लोग अमीबा की अगर बात करते हैं तो इस तरीके से अमीबा होता है। तो इसके शरीर के चारों तरफ, ये जो पिंक कलर से मैं आपको दिखा रही हूँ, ये इसकी झिल्ली है, ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है। तो जब ये रेस्पिरेशन करते हैं तो सेल मेम्ब्रेन से ही हवा को अंदर ले जाते हैं और बाहर छोड़ते हैं। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है इसमें कौन सा प्रोसेस होता है, तो यहाँ पर डिफ्यूजन प्रोसेस द्वारा, विसरण की क्रिया द्वारा ये क्या करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं। ऑक्सीजन अंदर जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगी। तो इस तरीके से इनके अंदर डिफ्यूजन प्रोसेस द्वारा रेस्पिरेशन होता है। तो ये चीजें आप लोगों को एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती हैं। ठीक है, जब कभी भी हम लोग कुछ जैसे सांप हो जाते हैं आप लोगों के, मगरमच्छ हो जाता है आप लोगों का, ठीक है, यानी कि जब कभी भी हम लोग रेप्टाइल्स की बात करते हैं तो जो रेप्टाइल्स होते हैं ये कैसे सांस लेते हैं, इनके पास भी हमारी तरह लंग्स पाए जाते हैं, इनके पास भी हमारी तरह फेफड़े होते हैं, ये आपको याद रखना है। तो चलिए, अब हमने यहाँ पर जीवों के रेस्पिरेटरी ऑर्गन या रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ ऑर्गेनिज्म को हमने पढ़ लिया है। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जैसे कि आपको पूछ लिया जाता है कि पानी में रहने वाले जीव जैसे मछली है, ये कैसी ऑक्सीजन को लेती है। आप जानते हो कि पानी जो होता है उसमें भी ऑक्सीजन होती है। तो मछली जो होती है वो कैसे पानी में रहकर ऑक्सीजन को लेती है, तो मछली जो होती है, फिश जो होती है, वो वाटर डिजोल्व जो आपकी ऑक्सीजन होती है उसको इनटेक करती है। तो पानी में रहने वाले जीव, ठीक है, में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, जिससे उनके पास गिल्स होते हैं। तो आप लोगों को पता है कि वाटर एनिमल्स के पास क्या होता है, जो वाटर ऑर्गेनिज्म होते हैं, वाटर ऑर्गेनिज्म, क्लियर। तो वाटर ऑर्गेनिज्म हैव, आप लोग बता सकते हो, गिल्स। ठीक है, तो आपको ये बात मैं भी बता चुकी हूं कि वाटर ऑर्गेनिज्म के पास क्या होते हैं, गिल्स होते हैं, जिससे वो क्या करते हैं प्यारे दोस्त, ऑक्सीजन को या वाटर डिजोल्व ऑक्सीजन को वो क्या करते हैं, गेन करते हैं। तो वाटर डिजोल्व ऑक्सीजन जो होती है उसको लेते हैं प्यारे दोस्त जो फिशीज होती हैं या जो मछलियां होती हैं। आगे देखो कि जब हम जमीन पर रहने वाले जीव वायुमंडल की ऑक्सीजन लेते हैं तो इसके लिए विकसित फेफड़ों का उपयोग करते हैं। ये पॉइंट मैं बता चुकी हूं कि हम लोग या जो जमीन पर रहते हैं जब वो ब्रीथ करते हैं तो दे यूज देयर लंग्स। तो हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं दोस्त, लंग्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, साथ में जो इंसेक्ट्स होते हैं इसके बारे में बता चुकी हूं, कीड़े मकोड़े लाइक इंसेक्ट्स आप लोगों के जो होते हैं ये कैसे ब्रीथ करते हैं, तो ये अपने अंदर हवा को सीधे लेते हैं, इनके अंदर छोटे छोटे पोर होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनको स्पाइरिकल्स कहते हैं। ये बात हम लोग अभी अभी पढ़ चुके हैं। अब मैं आपको आगे लेकर चलती हूं और बात बताती हूं आपको कुछ ऐसी कि भाई वायवीय श्वसन जो होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन, ये किस तरीके से काम करता है, ये आपको पूछ सकता है एग्जामिनेशन में। तो आप लोग जानते हो कि वायवीय श्वसन, ठीक है, यह श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। तो आप बता सकते हो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन,
ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो कभी भी पूछे कि ऐसा श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है वो होता है आपका एरोबिक रेस्पिरेशन या वायवीय श्वसन। ये हम करते हैं, आप लोग जानते हो, ह्यूमंस में होता है, एनिमल्स में होता है, बर्ड्स में होता है, इन सब में होता है। साथ में कभी भी पूछे कि अमीबा जो होता है ये भी किस तरीके का रेस्पिरेशन करता है, तो अमीबा में भी एरोबिक होता है। ठीक है, अब इसका प्रोसेस क्या है प्यारे दोस्त, कि ये जो श्वसन होता है ये किस प्रकार होता है, इसका प्रोसेस, तो इसमें ग्लूकोज पूरी तरह से टूटकर ऊर्जा बनाता है। तो आप लोग बताते हो कि ग्लूकोज का क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। तो ग्लूकोज ब्रेक डाउन करता है, ग्लूकोज ब्रेक होता है और साथ में हम लोगों को क्या मिलती है दोस्त, एनर्जी मिलती है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब इसका बाय प्रोडक्ट क्या बनता है, यहाँ पे प्रोडक्ट क्या रहेगा, तो इसमें प्रोडक्ट आप लोगों को पूछेगा कार्बन डाइऑक्साइड। भाई आप जानते हैं कि जब भी हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं तो हमें ऑक्सीजन की नीड होती है, और ऑक्सीजन के बाद जब हम रेस्पिरेशन करेंगे तो ग्लूकोज ब्रेक होगा, ग्लूकोज ब्रेक होकर हमें एनर्जी मिलेगी, और साथ में बाय प्रोडक्ट यानी ये गैस हम बाहर निकालते हैं जो कि होती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर बाय प्रोडक्ट हो जाता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ यहाँ पर कुछ अमाउंट वाटर वेपर का भी निकलता है, और मैंने कहा था एटीपी यानी एनर्जी भी आपको मिलती है। तो जब हम लोग यहाँ पर ग्लूकोज को देखें, जब ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा तो 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के, 6 मॉलिक्यूल वाटर के, और साथ में 686 आपको किलो कैलोरी एनर्जी भी यहाँ पर मिलती है, एनर्जी भी मिलती है। मैम ये एनर्जी कितने एटीपी के बराबर होती है, तो ये 38 एटीपी के बराबर होती है एनर्जी। अच्छा मैम कितने एटीपी बनते हैं, 38 एटीपी। अगर हम लोग देखें मैम एक एटीपी जो होता है यानी एनर्जी की यूनिट होती है एटीपी, ये कितनी एनर्जी देता है, तो अबाउट 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है हम लोगों को 8 एटीपी के मॉलिक्यूल से। तो ये पॉइंट भी आपको पूछ सकता है कि एरोबिक रेस्पिरेशन में कितने एटीपी बनते हैं, 38 एटीपी। एक एटीपी मॉलिक्यूल कितनी एनर्जी देगा, तो 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी हम लोगों को देता है, और लगभग ओवरऑल एनर्जी कितनी रिलीज होती है, तो 86 आप लोग बताते हो 686 किलो कैलोरी एनर्जी हमें यहाँ पर मिलती है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ कि भाई एनारोबिक रेस्पिरेशन यानी कि अवायवीय श्वसन क्या होता है, तो ऐसा श्वसन जिसमें हम लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। तो लिख सकते हैं भाई नो नीड ऑफ ऑक्सीजन, नो नीड ऑफ ऑक्सीजन, ऐसा रेस्पिरेशन जिसमें हमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है। क्लियर, तो यह श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। यह मुख्य रूप से किसमें होता है दोस्त, ईस्ट में होता है। तो मेनली इट इज अकर इन ईस्ट एंड सम बैक्टीरिया, कुछ जीवाणु के अंदर भी ये आपको देखने को मिलता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, कभी कभी साइनो बैक्टीरिया भी पूछ सकता है। क्लियर, कभी कभी पूछ सकता है कि जो साइनो बैक्टीरिया होते हैं उनमें किस प्रकार का रेस्पिरेशन होता है, तो आप बताते हो एनारोबिक ही होता है। ठीक है, ये समटाइम हमारी मसल्स में भी होता है, हमारी पेशी में भी, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया भी था। क्लियर, चलो इसका प्रोसेस क्या है भाई, इसके अंदर क्या होता है आपको कभी पूछे, तो इसके अंदर हमें ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है। अभी मैंने कहा था एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाता है, कंप्लीटली टूट जाता है, लेकिन यहां पर क्या होता है, हाफ ब्रेक डाउन होता है, हाफ ब्रेक डाउन ऑफ ऑक्सीजन, ये ऑफ ग्लूकोज। तो जो ग्लूकोज होती है इसका हाफ ब्रेक डाउन यहां पर होता है। क्लियर, और इसका भी प्रोडक्ट क्या होगा, बाय प्रोडक्ट क्या होगा, तो यहां पर बाय प्रोडक्ट होते हैं एथिल अल्कोहल। क्लियर, पूछा जाता है पेपर में। क्लियर, एथिल अल्कोहल एक तो प्रोडक्ट होता है एथिल अल्कोहल, एक होता है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड कभी भी आपको पूछे कि एथिल अल्कोहल कहां बनता है, तो ईस्ट के अंदर बनता है। कभी भी आपको पूछे लैक्टिक एसिड कहां बनता है, तो ये हमारी मसल्स में बनता है, ह्यूमन मसल के अंदर बनता है, हमारी पेशी में बनता है। ये पिछली क्लास में आपको मैंने बताया था। ठीक है, अब ईस्ट के अंदर जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो ग्लूकोज जो होता है वो एथेनॉल में कन्वर्ट होता है, और यहां पर भी कार्बन डाइऑक्साइड आपको दिखते हैं, और साथ में 2 एटीपी बनते हैं। ये मैंने आपको अभी बताया कि अवायवीय श्वसन में कितने एटीपी बनते हैं दोस्त, 2 एटीपी बनते हैं, ओनली 2 एटीपी। तो यहाँ कम एनर्जी की नीड हम लोगों को होती है। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि जो ईस्ट होता है इसके अंदर जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो यहाँ से कुछ क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एनारोबिक रेस्पिरेशन की जब हम लोग बात करते हैं ईस्ट के अंदर, एनारोबिक रेस्पिरेशन। क्लियर, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन जब हम लोग देखते हैं ये बिना ऑक्सीजन के होगा, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, तो ईस्ट अक्सर ऑक्सीजन के बिना श्वसन करता है। इस प्रक्रिया में ग्लूकोज पूरी तरीके से नहीं टूटता, जिससे अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जो पॉइंट मैं आपको बता चुकी हूं, क्योंकि यही सिमिलर पॉइंट आपको एसएससी ने बहुत बार पूछा है कि ग्लूकोज जो होता है ये किसमें कन्वर्ट होगा, एथाइल अल्कोहल में और कार्बन डाइऑक्साइड और एटीपी में। तो यही सेम रिएक्शन मैंने अभी आपको बताई है। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हो कि यहां पर जो ईस्ट होता है उससे इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। ठीक, अब जब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं तो आगे की तरफ अब हम लोग बात करेंगे कि एक और पॉइंट यहां पर कि वायवीय श्वसन जो होता है ईस्ट में समटाइम प्यारे दोस्तों एरोबिक रेस्पिरेशन भी होता है। तो ईस्ट एक ऐसा कवक है जो दोनों तरीके से रेस्पिरेशन कर सकता है, एनारोबिक भी एरोबिक भी। मोस्ट ऑफ टाइम इसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, लेकिन कभी कभी ये एरोबिक भी करता है। तो आपको मैंने बताया कि यदि पर्याप्त ऑक्सीजन उपलब्ध हो तो ईस्ट वायवीय श्वसन भी कर सकता है। इफ एबिडेंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट, तो ईस्ट क्या करेगा बेटा, ये एरोबिक रेस्पिरेशन भी कर सकता है। ठीक है, तो इसमें ग्लूकोज फिर क्या होगा, पूरी तरह टूटकर अधिक ऊर्जा प्रदान करता है। तो इस प्रोसेस के अंदर क्या होगा, जब ईस्ट में वायवीय श्वसन होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन, तो ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड में टूटेगा, साथ में जल और एनर्जी यहां पर रिलीज होगी। अब यहां से यूजेस आपको आ जाते हैं कि ईस्ट के हम लोग यूजेस कहां करते हैं, ईस्ट कहां उपयोग होता है। तो ईस्ट के श्वसन से निकलने वाले उत्पादकों का हमारे दैनिक जीवन में बहुत महत्व है। लाइक आप लोगों को कभी भी पूछे कि बेकिंग आप लोग जानते हो ना, जैसे हम लोग बिस्किट्स बनाते हैं, हम लोग केक बनाते हैं, बेकरी प्रोडक्ट बनाते हैं, तो बेकरी प्रोडक्ट्स में ईस्ट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखो जब हम आटे में ईस्ट मिलाते हैं तो श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, उसी की वजह से आटा थोड़ा फूला फूला हो जाता है। यह गैस आटे में फंस जाती है और उसे फुला देती है, जिससे ब्रेड और केक नरम और स्पंजी हो जाते हैं। खाया तुमने ढोकला, कभी पेस्ट्री खाई है, ब्रेड खाया है, बिस्किट्स खाए हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से स्पंजी होते हैं, वो ईस्ट मिलाई जाती है उनके अंदर। अब दूसरा है ब्रेवरिंग यानी कि शराब वगैरह, अल्कोहल,
है ना। अल्कोहल प्रोडक्शन में भी हम ईस्ट का ही इस्तेमाल करते हैं, लाइक बियर वगैरह जब हम बनाते हैं, वाइन बनाते हैं, तो इनमें अल्कोहल का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो यहां से हम लोग एक और रोचक तथ्य मैं आपको बताने वाली हूं कि जब हम बहुत तेज जोड़ते हैं तो हमारी मसल्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन होने लगता है, जिससे क्या बनता है हमारी मसल्स में लैक्टिक एसिड। इसी कारण मांसपेशियों में क्रैम्प्स आते हैं, यानी दर्द होता है। तो ये भी आपको पूछा गया प्रश्न है कि हमारी मसल्स में जो क्रैम्प्स आते हैं वो किस एसिड के एक्यूमुलेशन के कारण होता है, तो आप बताते हो लैक्टिक एसिड की वजह से। ठीक है, और ईस्ट एक कोशिकीय यानी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है जो मुख्य रूप से वायवीय एनारोबिक रेस्पिरेशन के लिए जाना जाता है, और इसको फर्मेंटेशन, ये भी सिमिलर क्वेश्चन आपको पेपर में आया हुआ है कि भाई जब ईस्ट आप लोगों का क्या करता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो इस प्रोसेस को हम लोग किवनट यानी फर्मेंटेशन कहते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज फर्मेंटेशन। तो इस छोटी सी क्लास से आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने बताने की कोशिश करी है। उम्मीद करती हूं बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपने बटोर लिए होंगे, और जब भी ये क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे तो आप उनको कर कराओगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी, आप किस टॉपिक पर और वीडियो चाहते हो, वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और कमेंट जरूर करिएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी और किस टॉपिक से आप चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो आपकी आए। तो प्यारे दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।